Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू का एनालिसिस करेंगे और एजुगिरी पर ये एनालिसिस हर रोज 6 PM पे होता है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस 23 जून का। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गवर्नमेंट रिमूव्स एनटीए चीफ हैंड्स ओवर प्रोब टू सीबीआई। अब यार यहाँ पर जो एनटीए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है क्योंकि जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो नीट पीजी का एग्ज़ाम था, नीट यूजी का एग्ज़ाम था, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम था, वो सारे एग्ज़ाम्स या तो कैंसिल हो गए या फिर पोस्टपोन कर दिए गए। ठीक है ना, या फिर अभी जैसे नीट का अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे रिमूव्ड Subodh Kumar Singh from his position as Director General of NTA, which has come under fire for an alleged paper leak and irregularities. तो यहाँ पर पेपर लीक और irregularities लग रही हैं नीट यूजी के एग्जाम में। ठीक है, meanwhile the health ministry announced the postponement of NEET PG examination as a precautionary measure just hours before it was due to be held on Sunday. Conceding a persistent demand by students and the opposition, the Ministry of Education announced that the probe into the allegation of cheating and malpractice in NEET UG examination will be handed to CBI. तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हुई कल। एक तो इनका जो डायरेक्टर था, ठीक है ना, उसको निकाल दिया गया, उसकी जगह नया डायरेक्टर आ गया। दूसरी चीज़ जो हुई वो हुई सीबीआई को हैंड ओवर कर दी इंक्वायरी। पब्लिक एग्जामिनेशन वाला हमने पढ़ ही लिया है कि ये जो है ये एक्ट जो है नोटिफाई कर दिया गया है, ये हमने कल ही लिख लिया था। सैटरडे टू क्रिएट दीज मेजर्स सीम टू बी फर्स्ट स्टेप प्रॉमिस्ड ओवरऑल मतलब एक चेंज लेकर आएंगे in the examination system, with the ministry constituting a 7-member committee on Saturday to create a reform roadmap for NTA and its processes. Chaired by former ISRO Chief K. Radhakrishnan, the panel has been mandated to make recommendations on the structure and functioning of NTA, reforms in the mechanisms of the examination process, and improvement in data security protocols, and submit its report within 2 months. अब यहाँ पर तीन चीज़ें हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी। वैसे इन्होंने 4 मेंशन करी हुई हैं बट एक हमने क्योंकि कल ही नोट कर ली थी तो हम नहीं नोट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनटीए अपडेट्स ये लिख लेते हैं, एनटीए अपडेट्स। अब इसके अंदर सबसे पहला अपडेट एनटीए का क्या है, सबसे पहला, ठीक है ना, सुबोध कुमार सिंह रिमूव्ड फ्रॉम पोजिशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज एनटीए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या किया, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थे जिनका नाम सुबोध कुमार सिंह है उनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देयर इज़ वन मोर पॉइंट जिसके अंदर एक इंटरिम अपॉइंट करे हैं। ठीक है ना, वो आज मेरे ख्याल से दिए नहीं है। एक इंटरिम पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड। ठीक है, कल मैंने पढ़ा था एक इंटरिम है। चलो अगर इंटरिम के बारे में नहीं डिस्कस करें तो नहीं नोट करेंगे। इंटरिम मतलब टेम्परेरी बंदा अपॉइंट किया गया है, हुज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। देखते हैं अगर परमानेंट नहीं होगा तो इंटरिम याद करेंगे, नहीं तो अभी तक जो रिमूव हुआ उनका नाम याद रखेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या थी, मैंने आपको दो, एक तो डायरेक्टर रिमूव हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी, यस सॉरी। हाँ, अब यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री अनाउंस्ड दैट प्रोब का मतलब क्या होता है, एनीबडी probe into allegations of cheating and malpractices। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रोब है, व्हाट इज प्रोब, प्रोब इज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। ठीक है, थर्ड इज, यार सॉरी आज मैं थोड़ी लो साउंड कर रही हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो है और मेरा हाथ दर्द हो रहा है, तो मुझे बीच बीच में रुकने का मन कर रहा है, बट लिखना तो पड़ेगा। चलो लिखते हैं। थर्ड,
थर्ड पॉइंट इज मिनिस्ट्री अनाउंस प्रोब सीबीआई करेगी, ठीक है, प्रोब इनटू एलिगेशंस एंड माल प्रैक्टिस। एजुकेशन अनाउंस दैट प्रोब इनटू एलिगेशन बाय, देखो पता चल रहा है कि आई एम नॉट इन माई फुल सेंसेस। आप सेंसेस में तो हूँ, अब ये मत लिख देना कि इसने कहीं पीवी तो नहीं हुई, अरे नहीं मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा। तो सीबीआई जो है वो इंक्वायरी करेगी अब, ठीक है ना, सीबीआई भी इन्वॉल्व हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है, एक पैनल भी अपॉइंट करा गया। अब दीज मेजर्स द सीम्स चीटिंग, दीज मेजर्स सीम टू बी द फर्स्ट स्टेप विद द मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग अ 7 मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ constituted a 7-member committee of experts, ठीक है ना। अब एम क्या है इनका, अब एम भी तो होगा ना इनका, एम क्या है, रिफॉर्म्स लेकर आना, चेंजेस, क्रिएट अ रिफॉर्म रोड मैप फॉर एनटीए एंड इट्स प्रोसेसेस। रिफॉर्म्स लेकर आए मतलब चेंजेस लेकर आए, ठीक है ना, एनटीए और उनके प्रोसेसेस के। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन इस कमेटी के ऑफ द कमिटी के राधा कृष्णन, ठीक है ना। ये क्या रेकमेंड करेंगे, रिफॉर्म्स, मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, ये हर जगह देखने को मिलेगा। हर के राधा कृष्णन तो बहुत ही ईजी नाम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी आज। 3 चीज़ें क्या हुई है इस न्यूज़ के अंदर, अगर हम याद करें, सबसे पहली चीज़ हुई है कि चेयरमैन जो है उसको रिमूव कर दिया। चेयरमैन कौन था, सुबोध कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह चेयरमैन थे, उनको रिमूव करके नए अपॉइंट कर दिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हुई कि सीबीआई इंक्वायरी करेगी। तीसरी चीज़ क्या है, राधा कृष्णन जो कि इसरो के के राधा कृष्णन, एस नहीं क, ठीक है ना, वो गुस्सा होकर लड़की क्या भेजते क, ठीक है, एस फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो, चीफ ऑफ इसरो, ठीक है। चलो लिखो इंडिया, ये लिखेंगे इंडिया ब्लॉक लोकसभा एमपीज। अब यहाँ पे प्रो टेम स्पीकर अपॉइंट हुआ है। हमने प्रो टेम के बारे में पढ़ा था, इंटरिम मतलब टेम्परेरी। अब परमानेंट स्पीकर जो है वो चूज़ किए जाएंगे। तो इंडी वाले जो हैं, जो ब्लॉक है, जो अलायंस है, वो कह रहा है कि हम साथ नहीं देंगे, जो भी स्पीकर का करना है हम नहीं करेंगे, राइट। तो इसमें नोट कुछ नहीं करना, बस पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत देर से एक आवाज़ उठ रही है कि मराठास जो हैं, जो वहाँ के मराठास हैं, उनको ओबीसी कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास में ऐड होना चाहिए। तो उसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह होती रहती हैं बार बार। ओबीसी इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस में ये इंक्लूड होना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पूरी स्टोरी सुन ले, एक बार सुन लो, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, कुछ जो मराठास कुनबी हो सकते थे, मतलब जो कुनबी थे, ठीक है ना, तो इन्होंने नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो कुनबी एक कास्ट थी, ठीक है ना, उसको ओबीसी में डाल दिया, ठीक है ना। और मराठास को कुनबी डिक्लेयर भी कर दिया। कुछ मराठास जो कुनबी हैं, तो कुनबी भी हैं मराठा भी हैं, उनको ओबीसी में डाल दिया। बट जो ओनली मराठास है, कुनबी नहीं है, उनके लिए इन्होंने अलग से कोटा रख दिया। बट यहाँ पर ओबीसी नहीं डिक्लेयर किया, सेपरेट कोटा रख दिया। बट यहाँ पर डिमांड क्या है कि नहीं, आप मराठास को ओबीसी डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करो, ओबीसी डिक्लेयर करो। तो ये है नो जीएसटी ऑन रेलवे सर्विसेज हॉस्टल स्टे, ठीक है, कोई जीएसटी नहीं होगा हॉस्टल स्टे और रेलवे सर्विसेज पे। ये लिख लेते हैं, नो जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन हॉस्टल अकोमोडेशन एंड रेलवे सर्विसेज, ठीक है ना। कोई भी जीएसटी नहीं है किसके ऊपर, गुड्स एंड टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और हॉस्टल अकोमोडेशन एंड रेलवे सर्विसेज पर। आगे चलेंगे, न्यू दिल्ली ढाका टू बिगिन टॉक्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक टाइज, ठीक है ना। अब यहाँ पे न्यू दिल्ली और बांग्लादेश क्या है,
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक टाइज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन सैटरडे अग्री टू बिगिन अ डायलॉग ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, पेविंग द वे फॉर ब्रॉडर इकोनॉमिक ties between the two neighboring countries economies between अखोरा एंड अगरतला द सिक्स्थ इंडियन बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। तो रेलवे का लिंक बनाने की वो बात चल रही है। कार्गो फैसिलिटी मतलब सामान, गुड्स जो होते हैं, गुड्स जो हैं, ठीक है ना, सामान जो है वो लेकर जाने की गुड्स फैसिलिटी फॉर इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज बीन स्टार्टेड थ्रू द खुलना मोंगला पोर्ट। तो खुलना मोंगला पोर्ट पे बोथ यूनिट्स ऑफ 1320 MW मैत्री थर्मल पावर प्लांट हैव स्टार्टेड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेड इन इंडियन रूपी हैज स्टार्टेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये इकोनॉमिक टाइज अलग लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये ट्रेन वाला सिचुएशन अलग लिखेंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाला अलग लिखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है, शेख हसीना, ठीक है ना। It is understood that India will attempt to run a train service in near future that will connect northeastern states with Tripura, such as Tripura with West Bengal. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको किसके साथ कनेक्ट करने की बात चल रही है, किसके साथ कनेक्ट करने की बात चल रही है, वेस्ट बंगाल के साथ। और किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, थ्रू बांग्लादेश कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेन कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। वेलकमिंग द लीडर of Bangladesh, Mr. Modi announced that India would open an assistant high commission in Rangpur in the northern part of the country. Rangpur, which is strategically located between West Bengal and Assam, is also important as it is nurtured by the waters of Teesta, that is जो हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, which is a matter of protracted negotiation between, मतलब इसके रिलेटेड हमारे इश्यूज होते रहते हैं, बट अब तो हमने बहुत सारे नेगोशिएशंस कर लिए हैं। Mr. Modi also announced that India will start issuing e-medical visas to deal with surging. Surging का मतलब क्या होता है, increasing. Surging का मतलब क्या होता है, increasing. सर्जिंग का मतलब होता है विद सर्जिंग डिमांड फॉर मेडिकल वीजास फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, मेडिकल वीजास की कि मेडिकल बेसिस पे वीज़ा, कि हमको कुछ इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है मेडिकल का, उस बेसिस पे वीज़ा लगना, वो कह रहे हैं कि ई मेडिकल वीज़ास लगने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं बांग्लादेश इंडिया के, ठीक है ना। तो इंडिया बांग्लादेश ये लिख लेंगे हम, इंडिया बांग्लादेश। सबसे पहला पॉइंट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पर हम डिफरेंट कलर के पेन से लिखेंगे नेगोशिएटिंग। अभी हुआ नहीं है, अभी बात चल रही है, पक्का नहीं हुआ, नेगोशिएट कर रहे हैं, नेगोशिएटिंग ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को ना पुअर कंट्री के अंडर बहुत सारे टैक्सेस नहीं एप्लीकेबल होते थे। अब बांग्लादेश और भूटान दोनों को ये टैक्सेस एप्लीकेबल होने लग जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो अब ये कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तभी, ठीक है ना। और रेलवेज के अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रेलवे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला अखौरा एंड अगरतला सिक्स्थ इंडिया बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक स्टार्टेड। तो ये सिक्स्थ रेल लिंक है जिसमें इंडिया और अगरतला के बीच में, मतलब इंडिया नहीं, ये बांग्लादेश का अखौरा और अगरतला इंडिया के बीच में, ठीक है ना। ये सिक्स्थ इंडिया बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है जो स्टार्ट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा हमने क्या पूछा, इन फ्यूचर कनेक्टिंग त्रिपुरा, कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न states of India to West Bengal via बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के थ्रू ये हम अपनी इंडियन स्टेट्स को कनेक्ट करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर, अभी नहीं, इन फ्यूचर, ठीक है। तीसरी बात, जो इनका प्लांट, कौन सा प्लांट हुआ है, खुलना मोंगला
ठीक है ना, खुला मंडे को और फिर गले लगा लिया एक दूसरे को कि अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैंने तुमको सैटरडे संडे बहुत मिस किया। स्कूल में ऐसे ही करते थे, अभी भी करते होगे अगर स्कूल जाते हो। तो ये जो पोर्ट है, इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोथ स्टार्टेड थ्रू द कार्गो फैसिलिटी। कार्गो मतलब सामान, कार्गो फैसिलिटी फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्टार्टेड, ठीक है, इस पोर्ट के थ्रू। ठीक है जी। अब यहाँ से खुलना मोंगला पोर्ट, बोथ यूनिट्स ऑफ 13 मैत्री थर्मल प्लांट। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि मैत्री थर्मल प्लांट जो है, ये मैत्री थर्मल प्लांट ये बांग्लादेश में है, ठीक है ना, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इंडिया का इसमें बहुत हाथ रहा है। ये कहाँ का है? बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट बन सकता है, फिफ्थ पॉइंट जो है कि बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है ना, इंडिया टू ओपन असिस्टेंट हाई कमीशन इन रंगपुर, ठीक है ना, रंग से खेलेंगे, रंगपुर बांग्लादेश, ठीक है जी। ये सारी बातें जो हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में चल रही हैं, इनको हमने बहुत क्लियरली डिवाइड कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, एक तो रह गया सेवेंथ पॉइंट, ठीक है ना, इंडिया टू स्टार्ट इशूइंग e-medical visa to deal with surging, सर्जिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मेडिकल वीज़ाज फ्रॉम बांग्लादेश। देखो यार, जब मैं कहती हूँ ना कनेक्ट बिटवीन वोकैब एंड करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे सर्जिंग लिखा ना, तो मैंने मीनिंग भी साथ में लिख लिया, तो तब जब तुम रीडिंग दोगे तो तुम्हारा सर्जिंग का मीनिंग भी साथ में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। न्यू दिल्ली ढाका टू बिगिन टॉक्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक टाइज, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया है दोबारा से, छोड़ो इसको। अर्ड इन नॉट क्रेडिटिंग आईसीएमआर एज को इन्वेंटर ऑफ कोवैक्सीन एडमिट्स भारत बायोटेक। अब हमने कल पढ़ा था, कल तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि नहीं देंगे, तो अब जो है भारत बायोटेक लिखेंगे, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL accepted BBIL accepted that it forgot to include scientists from ICMR। ये ऐसे कैसे भूल हो गई अगर इनका एग्रीमेंट ऐसा नहीं था? नहीं, इन्वेंटर्स इन पेटेंट एप्लीकेशन। अब ये हमने कल पूरा डिस्कस कर लिया था, तो ये पूरा का पूरा देख लेंगे। बस आज हमें इतना पता चला है कि ये जो हैदराबाद वाले हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम ICMR के जो साइंटिस्ट हैं उनको पेटेंट एप्लीकेशन में डालना भूल गए, ठीक है ना। फ्रेश फाइलिंग्स टू बी डन। क्या करेंगे? फ्रेश फाइलिंग्स करी जाएंगी, ठीक है ना, उसमें ऐड करेंगे अब, ठीक है ना। तो ये हमने कल पूरा इशू पढ़ा था कि ICMR को बायोटेक के जो पेटेंट हो रहे हैं उसमें ऐड ही नहीं किया है कोवैक्सीन के, ठीक है ना। और कोवैक्सीन हमने ऐड किया था कि एक्स को, ठीक है ना, इन कि हमको लेना है अंदर इंडिया में आओ। ये क्या है? इंडिजीनियस, इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है जी। तो एक बार इसको रीडिंग मरवा देती हूँ मैं फटाफट से आपको।
चलिए, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL, the manufacturer of India's first indigenously COVID-19 vaccine, Covaxin, said it had made an inadvertent mistake. Inadvertent वो कह रहा है कि not intentional, जानबूझ के मैंने नहीं किया, तो ये नोट कर सकते हो, this is a vocab term. ठीक है, उसके बाद in not including scientists from the Indian Council of Medical Research as co-inventors in patent application filed in India and abroad to protect the intellectual property rights of the vaccine. Intellectual property rights क्या होता है कि कोई और ना कॉपी कर दे. Intellectual मतलब दिमाग को यूज करी गई कोई चीज बनाई है, तो intellectual की property rights उसके ऊपर rights. It would include their names in fresh filings for patent purposes. The Hyderabad based firm said. BBIL जो है वो कहाँ की based है? Hyderabad based firm है. Therefore, as soon as this inadvertent mistake was noticed, BBIL has already started the process to rectify. तो उसको correct कर रहे हैं, rectify correct करने का काम चालू हो गया है. ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे. This was despite a statement by Health Ministry in Parliament that intellectual property rights of Covaxin were jointly owned by ICMR and BBIL. तो ये भी मतलब कल सही था, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी वो गलत थी. अब चलिए, stringent regulations could hinder growth of AI in India exports. अब यहाँ पे कह रहे stringent मतलब बहुत strict. stringent का मतलब क्या होता है? strict regulations. ठीक है ना, strict rules and regulations जो हैं वो क्या कर सकते हैं? रुकावट बन सकते हैं. कैन स्टॉप, कैन बी प्रॉब्लमैटिक. ठीक है ना, ठीक है, कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ, और कैन स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ, AI. AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एज इंडिया ग्रैपल्स विद द रेगुलेटरी लैंडस्केप. अब इंडिया को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करने के लिए इंडिया के पास कोई ऐसे मेजर लॉ नहीं है. ठीक है ना, इंडिया के पास कोई ऐसे पर्टिकुलर मेजर लॉ नहीं है. तो इंडिया क्या कर रहा है? ग्रैपल कर रहा है टू गेट होल्ड ऑफ समबडी, ट्राई टू कंट्रोल. ठीक है ना, ग्रैपल का मतलब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ सेक्टर विच हैज सीन रैपिड, मतलब रैपिड मतलब बहुत ही स्पीडी ग्रोथ, speedy development देखिए in recent years. Experts opine that strict regulations could stifle the country's burgeoning AI driven economy. burgeoning का मतलब क्या होता है? burgeoning मतलब increase, बढ़ रहा है कुछ. ठीक है ना, तो वो क्या होता है? it is increase. burgeoning का मतलब क्या होता है? increase. यहाँ पे लिख लेंगे burgeoning, increase. ठीक है ना, स्टिफल का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग और डेवलपिंग. ठीक है ना, तो यहाँ पे कंट्री इंडिया डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लॉज डायरेक्टली एड्रेसिंग जनरेटिव AI. अब जो डीफेक्स होते हैं, जो वीडियो एडिटिंग कर देते हैं, किसी और का मूवमेंट होता है, किसी और की शक्ल लगा देता है, तो वो डीफेक होते हैं, उनके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रूल्स निकालती रहती है, वो गाइडलाइंस देती रहती है, बट देयर इज नो प्रॉपर लॉ. ठीक है ना, जो AI से डील करता हो, जो AI के प्रॉब्लम से डील करता हो. While the High Court is scheduled to hear the petition in July, MeitY on March 1 issued an advisor saying that all generative AI. तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स सच एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. अब यहाँ पे ये कहा था कि जो भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, इसमें क्या कहा था कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है ना, फिर जो ये एडवाइजरी थी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई, तो ये वापस ले ली गई. ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा गया द लेटेस्ट एडवाइजरी सेड अंडर टेस्टेड और अनरिलायबल AI प्रोडक्ट्स शुड बी लेबल्ड विद अ डिस्क्लेमर इंडिकेटिंग दैट आउटपुट जनरेटेड बाय सच प्रोडक्ट्स मे बी अनरिलायबल. ठीक है ना, तो जो मतलब AI जो न्यू है, ठीक है ना, जो न्यू AI प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्क्लेमर जो है अब वो लगाना पड़ेगा, ये लॉ निकला है. तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ समझना है कि AI से रिलेटेड कोई भी लॉज नहीं है इंडिया के अंदर. ठीक है ना, एंड अभी जो एडवाइजरी है वो क्या है? ठीक है ना, लेटेस्ट एडवाइजरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज MeitY. क्या कहा है उन्होंने कि अंडर टेस्टेड और
reliable AI products should be labeled with a disclaimer indicating that outputs generated by such products may be unreliable। ठीक है ना, तो आपको डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा कि ये टेस्टिंग फेज में है, जो इसकी आउटपुट है वो अनरिलायबल हो सकती है। ये एआई प्रोडक्ट्स को लेकर एडवाइजरी किसने इशू करी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड अभी हमारे देश में एआई से रिलेटेड कोई भी लॉज नहीं है जो पर्टिकुलरली एआई से डील करते हो। अभी हम आईटी एक्ट के अंदर ही चीज़ें घुमा रहे हैं, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। प्रोग्राम टू फास्ट ट्रैक ट्रैवलर इमिग्रेशन लॉन्च्ड एट आईजीआई एयरपोर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ ऐसा एयरपोर्ट्स पे लॉन्च होता है तो पीवाईक्यूज में ज़रूर हमने देखा है कि आता है, तो ये भी 100% क्वेश्चन expected है। यूनियन होम मिनिस्ट्री Amit Shah inaugurated the Fast Track Immigration Trusted Traveller Program (FTI-TTP) at the Indira Gandhi International Airport in New Delhi on Saturday. The initiative designed for faster, smoother and safer immigration clearance is like to। अब जो भी फॉरेन कंट्री से इंडिया आता है तो उसकी इमिग्रेशन होती है, अगर वो उस कंट्री को नहीं बिलोंग करता है, राइट, तो उसकी इमिग्रेशन ये सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर द इनिशिएटिव डिजाइन फॉर फास्टर, स्मूदर एंड सेफर immigration clearance is likely ease congestion other than New Delhi. The initiative has been launched in Mumbai, Chennai, Kolkata, ये सब एयरपोर्ट्स पे। The Union Ministry said the program would run on e-gates or automated border gates that would minimize human intervention in the immigration clearances process. Indian citizen in the first phase, जो इंडियन सिटीजन है, मतलब इंडियन सिटीजन को भी इमिग्रेशन होता है किसी, मतलब ये अब ये वाली डिटेल मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ, सो नो आइडिया अबाउट दैट। ये आप चेक कर लेना। इंडियन सिटीजन एंड ओसीआई कार्ड होल्डर्स विल बी कवर्ड एंड पेन, मतलब पहले इंडियन सिटीजन जो है माइग्रेशन उन वो इससे माइग्रेशन करा सकते हैं अपनी ओसीआई कार्ड होल्डर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स को बाद में ऐड करेंगे। FTI TTP will be implemented through an online portal and the Bureau of Immigration will be nodal agency। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नोडल एजेंसी कौन है? टू enroll in the scheme the applicant has to register online on the portal with details and documents. Under the process, as soon as the registered passenger reaches the e-gate, he or she will scan his or her boarding pass issued by the airline. The passport will be scanned, biometrics और ये सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर ये क्या लेकर आ रहे हैं, इसका नाम क्या है? FTI TTP at इंदिरा गांधी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगा है? FTI TTP, that is Fast Track Immigration Trusted Traveler Program inaugurated at Indira Gandhi International Airport, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। इनिशिएटिव डिजाइन, ये क्या करेगा? इनिशिएटिव डिजाइंड फॉर फास्टर, स्मूदर and safer immigration clearance, ease of congestion, मतलब जो रश होता है बहुत ज़्यादा, कंजेशन इज बहुत ज़्यादा रश, वो तो इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड OCI कार्ड होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट, और कौन कौन से
initiative launched in Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Kochi and Ahmedabad एयरपोर्ट्स। इन वाले एयरपोर्ट्स पे पहले लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और इसके अंदर उसके बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री वुड रन ऑन यू सेड ठीक है। FTI TTP will be implemented through ऑनलाइन पोर्टल, थ्रू वेबसाइट, ठीक है ना। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। अंडर द प्रोसेस एज सून एज रजिस्टर्ड, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ सकता है? FTI TTP की फुल फॉर्म इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लगाया जा रहा है, ये सारे एयरपोर्ट्स पे लगाया जा रहा है ये, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए कौन से एयरपोर्ट्स पे है। क्या फास्टर इमिग्रेशन करवाएगा ये, लेस ह्यूमन इंटरेक्शन होगी, अभी सिटीजन्स और OCI के लिए ही है। FTIP वेबसाइट के थ्रू लगेगा और नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन रहेगी, ठीक है जी। आगे चलेंगे। न्यू क्रिमिनल लॉ बिल हैज़ नो सेक्शन ऑन रेप ऑफ मेन। अब देखो यार, हमारे यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल रेप लॉज हैं। जेंडर न्यूट्रल रेप लॉ मतलब जो रेप का सेक्शन डिफाइन करता है वो वर्ड यूज करता है वुमेन, वो यू बताता है कि फीमेल। जेंडर न्यूट्रल मतलब अगर फीमेल और मेल का कुछ भी नहीं होता, सिंपली वो डिफाइंड होता कि हाँ अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो दैट इज रेप। बट हम इंडिया के अंदर इट इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल, रेप जो है वो फीमेल का ही हो सकता है, ऐसा सा ही सेक्शन है। The suicide of a 23-year-old man hours after he was gang raped by 4 men in Uttar Pradesh has shed light on soon to be implemented Bharatiya Nyaya Sanhita that does not have any section that deals with rape of men and transgender persons. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि रेप जो है वो मेन का भी हो सकता है, ठीक है ना। रेप ऑफ मेन एंड ट्रांसजेंडर, उसके ऊपर तो कोई लॉ ही नहीं है। While the police booked the four accused under Section 377 of IPC that deals with rape of a man, transgender person, or animal, alongside sections dealing with extortion, theft, and all of that, the case opened a debate on the future of cases in absence of Section 377 or its equivalent in the new code. तो अब अगर कोई equivalent उसके कोई section नहीं है तो क्या होगा, ठीक है ना। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 377 मतलब अगर कोई विद कंसेंट दो मेन या सेम सेक्स हो रहा है, सेम जेंडर के बीच में सेक्स हो रहा है तो दैट इज फाइन। बट इसके अंदर ये भी था कि अगर विदाउट कंसेंट हो रहा है दैट इज रेप, तो इसके नीचे वो केस जो था वो रजिस्टर हो जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? न्यू लॉ, न्यू क्रिमिनल लॉ, न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय भारतीय न्याय संहिता BNS, न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता does not have section that deals with rape of men and transgender persons, ठीक है ना। अब यहाँ पर नाउ इन द प्रेजेंट IPC law, that is in the present Indian Penal Code, that is IPC section 377, ठीक है ना, डील्स विद इट मतलब रेप विद मैन और ट्रांसजेंडर। जो नया लॉ आ रहा है उसमें नहीं है, भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक जजमेंट भी मेंशन्ड है, दैट इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ठीक है, जिसके अंदर कहा था सेक्स बिटवीन सेम जेंडर विद कंसेंट, लीगल विद कंसेंट, बट अगर विदाउट कंसेंट है तो वो रेप है और वो इलीगल है। बट जो नया लॉ आ रहा है जो कि है भारतीय न्याय संहिता बिल, वहां पर तो लॉ, उसके अंदर तो रेप ऑफ मेन और ट्रांसजेंडर के लिए कोई सेक्शन ही नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट राइट। इन इंडिया रेप लॉज आर नॉट जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये है कि वहां पर ये ना लिखा हो मेल फीमेल, कि किसी के साथ भी होता है वो है, बट यहाँ पर फीमेल वर्ड यूज किया हुआ है। सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी ओनली डील्स विद रेप अगेंस्ट वुमेन एंड विद नॉन इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 377 इक्वलेंट इन बीएनएस रेप ऑफ मेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन विल बिकम अ नॉन ऑफेंस पोस्ट 1 जुलाई। तो ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं? न्यू क्रिमिनल लॉज आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई से ये न्यू क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। इन सच केसेस ओनली सेक्शंस रिलेटेड टू ग्रीवियस असॉल्ट कैन बी इन्वोक्ड। ग्रीवियस असॉल्ट का ही सेक्शन लगा सकते हैं, विच इज नॉट राइट बिकॉज रेप इज रेप, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे, ये हो गया इतना। उसके बाद यहाँ पर बात हो रहा है रोटा वायरस के बारे में, रोटा वायरस की वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में? रोटा वायरस। ठीक है ना, अब वैक्सीन लगा दी तो वायरस तो रोएगा ही ना, तो रोता हुआ वायरस। ठीक है, तो रोटा वायरस वैक्सीन, सबसे पहले रोटा वायरस क्या है? वैक्सीन जो है, वैक्सीन यूज टू, लिखेंगे वैक्सीन यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, वैक्सीन यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट रोटा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, अब रोटा वायरस इन्फेक्शन क्या होती है? विच इज कॉज ऑफ सेवियर डायरिया, पोटियाँ लग जाती हैं। ठीक है ना, बाय डायरिया अमंग यंग चिल्ड्रन। ठीक है, याद रहेगा अब तुम्हें। रोटा वायरस भगा दिया, पहले बच्चा रो रहा था, अब वायरस को रुला दिया वैक्सीन से। अब रिसर्च हुई कि ये सही है या नहीं, 2 रिसर्चेज हुई हैं, दोनों अलग अलग हैं। हमें सिंपल पता होना चाहिए कि रोता हुआ वायरस किसके लिए? डायरिया, डायरिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। स्लैमिंग द रीसेंट पब्लिकेशन पेपर जैकब पुलियर फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली ऑन रोटावायरस सेफ्टी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इफ यू डू डिफरेंट एनालिसिस वन ऑफ देम विल अपीयर सिग्निफिकेंट, दिस इज ट्रूली चेरी पिकिंग डाटा। तो ये क्रिटिसाइज करें कि भाई ठीक नहीं है, तो इसकी सेफ्टी पे हुआ था। अब यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मॉनिटर भारत बायोटेक्स रोटा वायरस वैक्सीन। अब यहाँ पर ये क्या है? भारत बायोटेक की रोटा वायरस वैक्सीन का क्या नाम है? रोटावैक। ठीक है जी। फॉर एनी इंक्रीज रिस्क ऑफ इंस्टूसिसेप्शन आफ्टर एनी डोज, मतलब कुछ बाद में डोज के लिए होता तो नहीं है, ये बताने के लिए। एडमिनिस्टर्ड 6/10/14 द वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस इन द यूनिवर्सल प्रोग्राम। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इनकी ये वैक्सीन है, उससे रिलेटेड ये पे हो गया। अब देखेंगे अगर ज़्यादा ही न्यूज़ में आएगा फिर पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। On June 17, train accident took place. New Jalpaiguri in West Bengal, about 600 km from Kolkata. Mishap was caused. Goods train hit down Agartala Sealdah Kanchenjunga Express. ठीक है ना, तो ये जो जून 17 का एक्सीडेंट है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ट्रेन एक्सीडेंट। तो ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड कितनी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड जो चीज़ होती है वो ये होती है, कहाँ पर हुआ ये? न्यू जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। कब हुआ? 17 जून को हुआ। ठीक है ना। मिसहैप का किस में? गुड्स ट्रेन हिट अगरतला सीलधा कंचनजंगा एक्सप्रेस। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलेंगे। नॉर्थ इंडिया हैज़ बीन बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द लॉन्गेस्ट हीट वेव, गर्मी हीट वेव। लास्ट 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हीट वेव जो है वो इसी साल को देखने को मिली है। फिगर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डाइड, ये वो ठीक है। अब यहाँ पर जो हीट वेव, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। आर हीट वेव्स नेचुरल डिजास्टर? वो पूछ रहे हैं क्या ये नेचुरल डिजास्टर है? जैसे अर्थक्वेक होता है, साइक्लोन होता है, क्या ये या क्या इसको भी एक नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
is a key piece of legislature governing the roles of the center and states in responding to natural disaster. The Ministry of Home Affairs is the nodal body that governs the execution of this act. Several disaster management authorities draw their power from this legislation and they define. Legislation का मतलब क्या होता है कि ये जो law है इससे, जिसको हम act भी कह देते हैं, and they define which natural calamities qualify for state-backed compensation. The legislation is also the genesis of special funds at the state level and the center that can be drawn upon for a disaster. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है ना, आर हीट वेव्स और नेचुरल डिजास्टर. क्या जो हीट वेव्स हैं वो नेचुरल डिजास्टर है NDMA के अंदर? ठीक है, नहीं है. तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज NDMA, ठीक है ना, एक्ट डीलिंग विद नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल बॉडी, मतलब जो बॉडी सब कुछ चीज़ें हैंडल करती है. ठीक है जी. द लेजिस्लेशन ऑल्सो जेनेसिस ऑफ स्पेशल फंड एट द स्टेट लेवल. ठीक है, अब यहाँ पर एज ऑफ नाउ 12 डिजास्टर्स आर नोटिफाइड इन गाइडलाइंस ऑफ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. ठीक है ना, अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 12 डिजास्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने डिजास्टर्स? 12 डिजास्टर्स आर लिस्टेड, आर नोटिफाइड इन गाइडलाइंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, अभी हमने ये इतनी डिटेल में नहीं जाना. 12 डिजास्टर्स आर नोटिफाइड, ठीक है ना, जिसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? साइक्लोन, ड्रॉट, एक्सेट्रा. जिसमें हीट वेव, ये लिख लेते हैं हीट वेव नॉट इंक्लूडेड, हीट वेव नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, बट हमें दूसरे भी लिखने पड़ेंगे तो वो कलर चेंज करके लिख लेते हैं. वो कौन कौन से हैं? देखो यार, सिंपल. ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, ठीक है ना. अर्थक्वेक, धरती का फालतू में झूले झुलाना, बहुत ही डेंजरस है ये. फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, ठीक है, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव्स. बट यहाँ पर हीट वेव्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, हीट वेव्स नहीं इंक्लूड करी. हीट वेव आर येट टू बी इंक्लूडेड अनकनेक्टेड विद टेम्परेचर्स. अब यहाँ पर क्या होती है, हीट वेव क्या होते हैं? कब? जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए, या जो टेम्परेचर जो नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहे. वो कहते हैं कि हिमाचल की कुछ जगहों में जो टेम्परेचर है वो 32-35 डिग्री के अराउंड भी रहा, तब भी हीट वेव वहाँ हुई. ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो इतना नहीं रहता है, तो हीट वेव होती है. अब यहाँ पर ये लोग क्या करें? व्हाट आर दे डूइंग टू डील विद हीट वेव्स? हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. वो हैप्स कर रहे हैं. हैप्स इज हीट एक्शन प्लान. हैप्स इज हीट एक्शन प्लान. तो हीट एक्शन प्लान कौन बना रहा है? हु इज मेकिंग दिस हीट एक्शन प्लान? हीट एक्शन प्लान हैव प्रिपेयर्ड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज. NDMA एंड इंडिया मेट्रो आर वर्किंग विद, ठीक है ना. तो यहाँ पर NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्लस इंडियन meteorological department are working to create HAPs. कि अगर हीट वेव आ जाती है तो हमारा क्या एक्शन रहेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं. वेयर डज इंडिया स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू G7? ठीक है ना, अब G7 के बारे में बात करेंगे कि G7 से रिस्पेक्ट में इंडिया कहाँ पर खड़ा होता है. ठीक है ना. लीडर्स, अब यहाँ पे पढ़ेंगे. लीडर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 7, US, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, द UK एंड इटली मेड इन इटलीज अपुलिया. अब ये हमें पता है G7 कहाँ पर हुई. तो G7 के जो पॉइंटर्स रिपीटेड हैं वो मैं रेड पेन से लिखूंगी, और जो बार बार हम पढ़ चुके हैं बट रिविजन करनी हमें बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको आराम से टॉपिक को करते हैं आज दोबारा से, वंस एंड फॉर ऑल. अपुलिया, ठीक है ना, अपुलिया, ठीक है ना. अप्पू को ले आओ, ठीक है ना, अप्पू नाम का लड़का, उसको घर ले आओ. अपुलिया इटली के अंदर G7 हुई.
ठीक है ना। अब G7 के मेंबर्स कौन हैं? G7 के मेंबर्स जो हैं वो हैं USA, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान। 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, इटली। तो इटली में तो हुआ ही। तो इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है। और ये मेंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है MHCT में, बोथ 5 इयर्स 3 इयर्स, होटल मैनेजमेंट, हर जगह पे ये क्वेश्चन लॉ के अंदर भी पूछा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब नहीं याद करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर along with European Union leadership for a summit to discuss a host of issues, India has been invited to the outreach 11 times with Prime Minister Modi attending for the 5th time. अब यहाँ पर ये अलग है, ठीक है ना। India has been, ये सब लिखेंगे, India has been invited 11 times, ठीक है ना। और PM मोदी visited 5 times. PM मोदी visited 5 times, ठीक है जी, ये हमारे को हो गया। अब इसमें ब्रिजिंग डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट। अब यहाँ पर क्या था, पहले G7 जो होती थी वो वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज होते थे वो मिलते थे एंड खत्म स्टोरी। इंडिया को नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बट अब इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, दूसरी कंट्रीज को भी दी जा रही है, ठीक है ना। दे अग्रीड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या अग्री किया G7 के अंदर, इन्होंने $50 बिलियन का जो लोन देना है, जिसके अंदर रशियन एसेट्स, ठीक है ना, को ये गिरवी, मतलब उसमें से ये लोन पे ऑफ होगा। दे अग्री टू मेक $50 बिलियन मोर अवेलेबल फॉर यूक्रेन, कार्विंग इट आउट फ्रॉम फ्रोजन सॉवरेन वेल्थ फंड्स ऑफ रशिया, हेल्ड स्पेशली एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका, ठीक है ना। और क्या किया G7 पे, एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका समिट टू increase investments in clean energy, ठीक है ना। अटैक्ड चाइना फॉर कोअर्सिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, चाइना को अटैक किया गया, अटैक चाइना फॉर कोअर्सिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मेट विद लीडर्स ऑफ 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एज पार्ट ऑफ G7 आउटरीच। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, G7 आउटरीच। क्या कॉन्सेप्ट है, G7 आउटरीच का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर G7 तो ही है प्लस अदर कंट्रीज भी हैं, ठीक है ना, 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। उसके बाद it was also widely commented upon that apart from Italian Prime Minister Giorgia Meloni, whose party did well in month's European Parliament election, all other G7 leaders are battling tough elections campaigns with sagging approval ratings. अब यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, नोट नहीं करेंगे कोई भी, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, और क्या पता चला है, यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस के अंदर लोगों ने सबको नकार दिया है, जितने भी ये लीडर्स हैं, एक्सेप्ट जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, जो अभी करंटली हैं। बाकी सब जो लीडर्स हैं यूरोप के, उन्होंने इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। वो आने वाले इलेक्शंस में बहुत उनकी जद्दोजहद होने वाली है, ये कह रहे हैं ये। इंडिया इज नॉट ओनली अ की मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मैंने कितनी बार समझा दिया क्या है ग्लोबल साउथ, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसको ये क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या बोलते हैं, ये ग्लोबल साउथ बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इंडिया जो है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, और इंडिया ने एक समिट भी होस्ट करी है, होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस इज 2023। इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ G20 ट्रोइका। G20 ट्रोइका समझते हैं क्या होता है, G20 ट्रोइका समझते हैं क्या होता है। देखिए 2022 के अंदर इंडोनेशिया ने करा ये, ठीक है ना, G20 होस्ट। 2023 में इंडिया ने होस्ट किया, और 2024 के अंदर ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो ये ट्रोइका बोलते हैं इसको। ये ट्रोइका किसका बना इस बारी, ये बना इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील का। तो क्योंकि इंडिया G20 ट्रोइका का भी हिस्सा है, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ होस्ट करी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ क्या है कि जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको होस्ट किया और उनके साथ बात करी कि हाँ हम इम्पॉर्टेंट हैं, हम ये हैं, ठीक है।
Prime Minister Modi is a central figure at such outreaches, though India is not a member of G7. India जो है G7 का नहीं member है. Other countries whose leaders attended the outreach was Algeria, Argentina, Brazil, Jordan, Kenya, Mauritania, Tunisia, Turkey and the UAE. ये हम लिख चुके हैं जो others भी invited थे, और ये एक important question है. ठीक है ना. Along with heads of African Development Bank, International Monetary Fund, Organization of Economic Cooperation Development, the United Nations and the World Bank. ठीक है. अब इसके अंदर ये भी बात कर रहे हैं, इन एडिशन G7 विच हैज़ नॉट इंक्रीज इट्स मेंबरशिप. अब यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है, G7 ड्रॉप्ड रशिया इन 2014. मतलब रशिया भी पहले पार्ट हुआ करता था बट अब नहीं है. ठीक है ना. अब ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है, ब्रिक्स जो है वो एक ग्रुपिंग है, और ब्रिक्स का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है. ब्रिक्स के अंदर ना सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान एज वेल एज इजिप्ट एंड यूथोपिया भी एंटर कर गए हैं. ब्रिक्स के ये मेंबर्स के नाम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा से लिख लेंगे. जो ब्रिक्स के यहाँ पर हमें मिलते हैं वो तो है ही हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट एंड यूथोपिया. और इंडिया भी इसको सीरियसली ले रहा है, क्योंकि नीचे जाकर हम देखेंगे कि एससीओ समिट, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है, वो पीएम मोदी नहीं अटेंड करें. तो इससे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर. ठीक है ना. इसके बाद अब पढ़ेंगे एन एशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग. तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे. बेटा जी वो दिन गए, मुझे भी याद आते हैं, वो मार्च, वो अप्रैल, वो मई, जिसके अंदर न्यूज़ ही बहुत कम थी. लर्निंग इज हेयर calls out the rejuvenated Nalanda University situated beside the picturesque राजगीर हिल्स. अब यहाँ पे मैंने कहा था ना नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तुमको द हिंदू वाले ही बता देंगे सारा. तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, कहाँ पे है, बिसाइड्स राजगीर हिल्स. तो गिर हिल्स को भी कहते हैं राजगीर हिल्स. ठीक है. अबाउट, ठीक है ना, ईस्ट ऑफ पटना इन बिहार. ठीक है ना, पटना के पास है, बिहार के अंदर है. स्टेट कौन सी पड़ी, बिहार. ठीक है. नोन फर्स्ट इंटरनेशनल, ठीक है ना, नोन एज फर्स्ट इंटरनेशनल. फर्स्ट इंटरनेशनल, क्योंकि इसमें रट्टा मारने वाला ज़्यादा है तो मैं फटाफट से पॉइंटर्स निकलवा के लिखवा रही हूँ. फर्स्ट इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल इन द वर्ल्ड. रेजिडेंशियल मतलब जहाँ बच्चे रह करके पढ़ सकते थे, ये पहला था. इस्टेब्लिश रफली 500 years बिफोर द फेम्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है ना. इस्टेब्लिश्ड रफली 500 years बिफोर फेम्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कैंपस. पीएम मोदी इनॉग्रेटेड कैंपस इन ऑन 19th June. ठीक है ना. अब नालंदा की अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखें, ऑल्दो द हिस्ट्री गोज बैक, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, ऑल्दो द हिस्ट्री गो बैक्स टू द टाइम ऑफ बुद्धा, द नालंदा महाविहारा as it was known then was founded in 5th century CE by Emperor कुमार गुप्ता and it flourished for the next 700 years. अब ये important है इसकी हिस्ट्री. यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है. इन एनी एग्जाम देयर कैन बी अ क्वेश्चन. सो हिस्ट्री लिख देंगे इसको. ठीक है ना. goes back to in, ये लिखना पड़ेगा, goes back to the times of बुद्धा. ठीक है ना. नालंदा महाविहारा as it was known then, founded in 5th century CE by Emperor कुमार गुप्ता. तो यहाँ पे 5th century CE में हुई थी. एम्परर कुमार गुप्ता ने इसको फाउंड किया था. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये किस नाम से जानी जाती थी,
किस काम से जानी जाती थी? नालंदा महावीरा। किसने फाउंड करी, कौन सी सेंचुरी में, और उसके बाद कितने सालों तक ये चली? ठीक है ना, नेक्स्ट 700 ईयर्स तक, ठीक है ना, ये फ्लरिश करी। उसके बाद खत्म हो गई। अब कैसे खत्म हो गई ये पता नहीं है। अब इसमें द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड वाज सस्टेन बाय ऑफ द लर्नड मॉन्क्स टीचर्स विच इंक्लूडेड, ठीक है ना। अब यहाँ से कौन कौन पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स और मास्टर्स कौन कौन रहे यहाँ पर? नागार्जुना, आर्यभट्टा एंड धर्माकृति, ठीक है ना। इट इज सेड कि यहाँ पर 2000 बच्चे, टीचर 2000 टीचर्स थे, ओ वाओ, और 10,000 स्टूडेंट्स थे। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग त्सांग हु रोट डिटेल्ड अकाउंट अबाउट द यूनिवर्सिटी वाज अ स्टूडेंट हेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट बनेगा, चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग हु रोट डिटेल्ड accounts about the university was a student in this university. एग्ज़ाम होता था, वर्बल एग्ज़ाम होता था, और सिर्फ 20% स्टूडेंट क्वालिफाई करते थे। द सब्जेक्ट्स दैट वर इंक्लूडेड इन नालंदा वर महाराजा स्कूल्स, फिलोसफी, ये सब इंक्लूडेड था। वेराइटी अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, ठीक है ना। Learning at Nalanda, teachers, scholars, the ruins of the seat of learning were first discovered. अब ruins पे आ जाते हैं, बनी तो हमने उसका दे दिया ruins, मतलब जब खत्म, जब पता चला कि हाँ ऐसा कुछ था, ठीक है ना। Learning of first ruins first rediscovered in 1812 by Scottish surveyor Francis Buchanan Hamilton. ये भी इम्पोर्टेंट है, किसको पहली बार दिखे। लेटर इन 1861 इट वाज ऑफिशियली आइडेंटिफाइड एज द एंशिएंट यूनिवर्सिटी। इन 1861 officially identified as ancient university by Sir Alexander Cunningham, ठीक है जी। It was in March 2006 while addressing Joint Assembly of Bihar State Legislative Assembly that the late former President APJ Abdul Kalam proposed the revival of ancient university, ठीक है ना। अच्छी बात है, एक ही बार में आपका सारा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। आई नो बड़ा है बट इट्स फाइन, इट्स फाइन। रुको पानी पी लो। तो प्रपोजल किसने दिया कि भाई ये यूनिवर्सिटी को दोबारा बना लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हुआ 2006 में, ठीक है ना। वाइल एड्रेसिंग जॉइंट सेशन ऑफ बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ Abdul Kalam proposed revival of ancient यूनिवर्सिटी, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल किन्होंने प्रपोज किया? APJ अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये रियून्स कैसे हुए, उसके बाद conquering ideas came from the re-establishment from Singapore government leaders of 16 East in June 2007 in Philippines and from the first semester in Thailand. According to university website, Parliament of India passed Nalanda University Act 2010 and September 14 the first batch, ठीक है ना। अब यहाँ पर Parliament of India passed Nalanda University
Act 2010, 2015 first batch of students were enrolled. ठीक है. In total 17 countries other than India, ठीक है, have held up set up the university. In total 17 countries other than India have helped in setting up the university. कौन कौन सी कंट्रीज हैं लिखना पड़ेगा. चलो लिखो. ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनी, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम. ठीक है. तो ये सब नहीं. 2013 द मास्टर प्लान फॉर द कैंपस proposed by renowned architect B.V. Doshi's Vastu Shilpa Consultants was chosen after international competition. Carbon, it is a large carbon footprint free net zero campus. मतलब CO2 रिलीज नहीं करेगा ये. ठीक है ना. The design and architecture elements of new campus, original monasteries, buildings of Mahavira. It includes over 100 acres of water bodies, Kamal Sagar ponds. ठीक है. The university visitor is President of India, the Chancellor and Chairperson of the body is Professor Arvind Panagaria. The Vice Chancellor is Professor Abhay Kumar Singh. तो ये सारे अब हमें नोट करने कुछ चीज़ें. और ठीक है ना. यहाँ पर हमने 4.5 2 5 6 हिस्ट्री के बाद हमने र्यून्स के बारे में बात करी और फिर हमने डिवाइड नहीं करा. फिर हम प्रेजेंट में आ गए ना. यहाँ पर डिवीजन होना चाहिए था. चलो अब यहाँ पर हम प्रेजेंट की अगर बात करें, 2013 की अगर बात करें, 2013 मास्टर प्लान फॉर कैंपस proposed by renowned architect B.V. Doshi's वास्तु शिल्पा कंसल्टेंट. तो इन्होंने करा. ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद ये क्या है, नेट ज़ीरो कैंपस है, पोल्यूशन नहीं करेगा. ठीक है ना. इंस्पायर्ड बाय ओरिजिनल मोनास्ट्रीज महाविहारा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटीज विजिटर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. चांसलर एंड चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बोर्ड इज प्रोफेसर अरविंद पानागरिया. अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि चेयरपर्सन और चांसलर कौन है. ठीक है ना. एंड वाइस चांसलर जो हैं अभय कुमार सिंह है. अब यहाँ पर एक और चीज़ है. फर्स्ट कौन से थे, फर्स्ट एडमिटेड यहाँ पर. ठीक है. फर्स्ट चांसलर कौन थे. फर्स्ट चांसलर अमर्त्य सेन थे. अमर्त्य सेन वो जिन्होंने विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. ठीक है. प्रोजेक्ट सिंह वॉज द फर्स्ट चांसलर. प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द फर्स्ट विजिटर. गोपा सावरिया रीरा वाइस चांसलर प्रोफेसर सेन. ठीक है. अब यहाँ पर अब इसका डिक्लाइन कैसे हुआ.
ठीक है ना. A beginning of the decline. The university has also seen its fair share of controversy since its inception. Starting से controversies भी देखी हैं. Appointment of vice chancellor हुआ, removal हुआ, सिंगापुर foreign minister जॉर्ज यू बने थे इसके chancellor. तो वो भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा interference है. अब जैसे how did the university came to an end? How Nalanda University was destroyed. ठीक है ना. ये डिस्ट्रॉयड कैसे हुई? हाउ वाज इट डिस्ट्रॉयड? ठीक है ना. अब यहाँ पर कहा जाता है डिस्ट्रॉयड बाय टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी. ठीक है ना. कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जो हैं उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था अराउंड 1200 AD. ठीक है ना. कुछ तो कहते हैं ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ था, कुछ कहते हैं कि डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म लेड टू डिक्लाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी. ठीक है ना. ये कंट्रोवर्सीज है एंड जो नालंदा यूनिवर्सिटी का उसके ऊपर. एन एक्सीडेंट प्रोपेल्ड हिम फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट. अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात हो रही है, जो हमें पता है कौन है. चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है पेमा खुंडू नहीं. ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, तो रेपिटेशन है बिल्कुल, तो ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है ये. चाइना फ्रांस लॉन्च सैटेलाइट टू बेटर अंडरस्टैंड द यूनिवर्स. French Chinese satellite blasted off on Saturday on hunt for mightiest explosions in the universe. The Space Variable Objects Monitor is carrying 4 instruments, 2 French, 2 Chinese, that will seek out gamma ray burst, the light from which has traveled billions of years. तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. French Chinese satellite to seek out gamma ray bursts launched. क्या नाम है इसका? स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, दैट इज SWORM. इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स फ्रांस के हैं, 2 फ्रेंच, 2 चाइनीज. ठीक है. PM Modi likely to skip SCO. Now this is very important. Before I talk about SCO, I would like to have water. आज बहुत लंबी क्लास हो गई. कितनी देर हो गई है? तो यहाँ पे PM Modi likely to skip SCO summit in Kazakhstan. ठीक है. PM Modi to skip SCO summit in Kazakhstan. अब इसकी पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी. Prime Minister Narendra Modi is likely to skip summit of SCO. ठीक है ना. अब SCO की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. To be held in Kazakhstan, and External Affairs S. Jaishankar is expected to officiate in the place. मतलब S. Jaishankar जो External Affairs Minister है वो जाएंगे Mr. Modi की जगह. According to sources aware of the decision, Mr. Modi has decided not to travel to Astana for the summit as to be held in July 3-4. Although he had earlier confirmed his presence and an advanced security team had conducted its reconnaissance survey there. The summit hosted by Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev. अब ये important है. ठीक है. कजाकिस्तान के कजाक प्रेसिडेंट का नाम क्या है? कजाक प्रेसिडेंट का नाम है कासिम जोमार्ट. चलेंगे, सामान लेकर आएंगे. टोकायेव, टोकन लेकर आना भैया मार्ट में जो सामान. कासिम टोकन लेकर आना. ठीक है. टू इंक्लूड रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर,
could also have a bearing on India's partner। अब यहाँ पर अफगानिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर भी एक समिट इनकी होनी है एससीओ की, जहाँ पर इंडिया ऑब्वियसली नहीं जाएगा। इस्लामाबाद इंडिया नहीं जाता है, हमारी पाकिस्तान से नहीं बनती है। प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई टू द डिबेट। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारे तो यहाँ पर स्पीकर भी चुनना है, मेरे को जॉइंट सेशन ऑफ होना है जिसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, तो हम नहीं आ सकते हैं। अब एससीओ के अंदर कौन कौन है? यूरोशियन इकोनॉमिक। अब ये वाला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन दिख सकता है। एससीओ क्या है? एससीओ ओरिजिनली यूरेशियन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग, ठीक है ना, प्रोमोटेड बाय। अब ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसने प्रमोट करी, ठीक है ना, क्या ये ग्रुपिंग है, ठीक है, और इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन है? कजाकिस्तान, यस मेंबर्स याद रखने हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब क्या है? फुल मेंबर्स हैं। और ईरान और बेलारूस, ईरान और बेलारूस इंडक्टेड दिस ईयर, इसी साल ये इंक्लूड हुए। तो ये भी और भी इंपॉर्टेंट हो गए, कौन से न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है। इफ मिस्टर मोदी मिसेस द एससीओ समिट इन जुलाई, इट विल बी इन डीप कंट्रास्ट। जहाँ पे G7 में गए, अभी तो मतलब चीज़ें हुई भी नहीं थी, पूरी मेजोरिटी भी हुई नहीं थी, वो कहते, और ये पहुँच गए थे G7 में, तो एससीओ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? सो गाइज, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, आप loggery.in पर जा सकते हो। वहाँ पर मंथली जो मई के सेशंस हैं वहाँ तक डल गए हैं कंपाइलेशंस, तो बड़े आराम से आप मई तक की कंपाइलेशंस जो है वो देख सकते हो। ये बहुत बहुत हेल्पफुल है, वर्थ एवरी पेनी है। MCQs भी डले हुए हैं करंट अफेयर्स के, एंड मॉक टेस्ट जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाइव हैं लॉ के, वो आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम loggery.in। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ, बट इंश्योर कि आप कमेंट करके जाएं, इस वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बाय।